जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कालजयी रचना सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है तथ्य। कहानी का नाम है तथ्य, जिसमें पूर्णिमा और अमृत की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। वह भेद अमृत के मन में ज्यों का त्यों बना रहा और कभी न खुला, न तो अमृत की नजरों से, न उसकी बातों से और न रंग ढंग से। पूर्णिमा को कभी इस बात का नाम को भी भ्रम हुआ कि साधारण पड़ोसियों का जिस तरह बर्ताव होना चाहिए और लड़कपन की दोस्ती का जिस तरह निर्वाह होना चाहिए, उसके सिवा अमृत का मेरे साथ और किसी प्रकार का संबंध है या हो सकता है। बेशक जब वह घड़ा लेकर कुएं पर पानी खींचने के लिए जाती थी, तब अमृत भी ईश्वर जाने कहां से वहां पहुंच जाता था और जबरदस्ती उसके हाथ से घड़ा छीनकर उसके लिए पानी खींच देता था। और जब वह अपनी गाय को सानी देने लगती थी, तब वह उसके हाथ से भूसे की टोकरी ले लेता था और गाय की नाद में सानी डाल देता था। जब वह बनिए की दुकान पर कोई चीज लेने जाती थी, तब अमृत भी अक्सर उसे रास्ते में मिल जाया करता था और उसका काम कर देता था। पूर्णिमा के घर में कोई दूसरा लड़का या आदमी नहीं था। उनके पिता का कई साल पहले परलोकवास हो चुका था और उसकी माँ पर्दे में रहती थी। जब अमृत पढ़ने जाने लगता, तब पूर्णिमा के घर जाकर पूछ लिया करता था कि बाजार से कुछ मंगवाना तो नहीं है। उसके घर में खेती बाड़ी होती थी, गाय भैंस थी और बाग बगीचे भी थे। वह अपने घर वालों की नजर बचाकर फसल की चीजें सौगात के तौर पर पूर्णिमा के घर दे आता, लेकिन पूर्णिमा उसकी इन खातिरदारियों को उसकी भलमनसाहत और खाने पीने से संतुष्ट होने के सिवा और क्या समझे। एक गांव में रहने वाले चाहे किसी प्रकार का रक्त संबंध या कोई रिश्तेदारी न रखते हो, लेकिन फिर भी गांव के रिश्ते से भाई बहन होते ही हैं। इसलिए इन खातिरदारियों में कोई खास बात न थी। एक दिन पूर्णिमा ने उससे कहा कि तुम दिन भर मदरसे में रहते हो, मेरा जी घबराता है। अमृत ने सीधी तरह से कह दिया, क्या करूं, इम्तिहान पास आ गया है। मैं सोचा करती हूँ कि जब मैं चली जाऊंगी तब तुम्हें कैसे देखूंगी और तुम क्यों मेरे घर आओगे। अमृत ने घबरा कर पूछा, कहाँ चली जाओगी। पूर्णिमा शर्मा गई, फिर बोली, जहाँ तुम्हारी बहनें चली गईं, जहाँ सब लड़कियां चली जाती हैं। अमृत ने निराश भाव से कहा, अच्छा यह बात है। इतना कहकर अमृत चुप हो गया। अभी तक यह बात कभी उसके ध्यान में नहीं आई थी कि पूर्णिमा कहीं चली भी जाएगी। इतनी दूर तक सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। प्रसन्नता तो वर्तमान में ही मस्त रहती है। यदि भविष्य की बातें सोचने लगे तो वह फिर प्रसन्नता ही क्यों रहे। और अमृत जितनी जल्दी इस दुर्घटना के होने का कल्पना कर सकता था, उससे पहले ही यह दुर्घटना एक खबर के रूप में सामने आ गई। पूर्णिमा के ब्याह की एक जगह बातचीत हो गई। अच्छा दौलतमंद खानदान था और साथ ही इज्जतदार भी। पूर्णिमा की माँ ने उसे बहुत खुशी से मंजूर भी कर लिया। गरीबी की उस हालत में उसकी नजरों में जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी थी, वह दौलत थी। और यहाँ पूर्णिमा के लिए सब तरह से सुखी
रहकर जिंदगी बिताने के सामान मौजूद थे। मानो उसी मुंह मांगी मुराद मिल गई। इससे पहले वह हमारे फिक्र की भूली जाती थी। लड़की के ब्याह का ध्यान आते ही उसका कलेजा धड़कने लगता था, जब मानो परमात्मा ने अपने एक ही कटाक्ष से उसकी सारी चिंताओं और विकलताओं का अंत कर दिया। अमृत ने सुना तो उसकी हालत पागलों सी हो गई। वह बेतहाशा पूर्णिमा के घर की तरफ दौड़ा, मगर फिर लौट पड़ा। होश ने उसके पैर रोक दिए। वह सोचने लगा कि वहां जाने से क्या फायदा, आखिर उसमें उसका कसूर ही क्या है, और किसी का क्या कसूर है। अपने घर आया और मुंह ढक कर लेटा रहा। पूर्णिमा चली जाएगी, फिर वह कैसे रहेगा। वह विचलित सा होने लगा। वह जिंदा ही क्यों रहे, जिंदगी में रखा ही क्या है। लेकिन यह भाव भी दूर हो गया और उसका स्थान ले लिया उस निस्तब्धता ने जो तूफान के बाद आती है। वह उदासीन हो गया। जब पूर्णिमा जाती ही है तो वह उसके साथ कोई संबंध क्यों रखे, क्यों मिले जुले, और अब पूर्णिमा को उसकी परवाह ही क्यों होने लगी। और परवाह थी ही कब, वह आप ही उसके पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाता रहता था। पूर्णिमा ने तो कभी बात भी नहीं पूछी, और अब उसे क्यों न अभिमान हो। एक लखपति की स्त्री बनने जा रही है, शौक से बने। अमृत भी जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। यही इस जमाने की वफादारी की रस्म है। लेकिन यह सारी तेजी दिल के अंदर ही अंदर थी और निरर्थक थी। भला इसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि जाकर पूर्णिमा के माँ से कह दे कि पूर्णिमा मेरी है और मेरी ही रहेगी। गजब हो जाएगा, गांव में आफत मच जाएगी। ऐसी बातें न गांव की कहानियों में कभी सुनी है और न देहातों में कभी देखी है। और पूर्णिमा का यह हाल था कि दिन भर उसका रास्ता देखा करती थी। वह सोचती थी कि क्यों मेरे दरवाजे से होकर निकल जाता है और क्यों अंदर नहीं आता। कभी रास्ते में मुलाकात हो जाती है तो मानो उसकी परछाई से भागता है। वह पानी की कलसी लेकर कुएं पर खड़ी रहती है और सोचती है कि वह आता होगा, लेकिन वह कहीं दिखाई ही नहीं देता। एक दिन वह उसके घर गई और उससे जवाब मांगा। उसने पूछा, तुम आजकल आते क्यों नहीं। बस उसी समय उसका गला भर आया। उसे याद आ गया कि वह अब इस गांव में थोड़ी ही दिनों की मेहमान है। लेकिन अमृत चुपचाप ज्यों का त्यों बैठा रहा। लापरवाही से उसने सिर्फ इतना कहा, इम्तिहान पास आ गया है, फुर्सत नहीं मिलती। फिर कुछ ठहर कर उसने कहा, सोचता हूँ कि जब तुम जा ही रही हो, वह कहना ही चाहता था, तो फिर अब मोहब्बत क्यों बढ़ाऊं। मगर उसे ध्यान आ गया, बहुत मूर्खता की बात है। अगर कोई रोगी मरने जा रहा है तो क्या इसी विचार से उसका इलाज छोड़ दिया जाए कि वह मरेगा ही। इसके विपरीत ज्यों-ज्यों उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जाती है, त्यों-त्यों लोग और भी अधिक तत्परता से उसकी चिकित्सा करते हैं। और जब उसका अंतिम समय आ जाता है, तब तो दौड़ धूप की हद ही नहीं रहती। उसने बात का रुख बदल कर कहा, सुना है वह लोग भी बहुत मालदार हैं। पूर्णिमा ने उसके ये अंतिम शब्द सुने ही नहीं या उनका जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। उसने कानों में तो जवाब का पहला हिस्सा गूंज रहा था। उसने बहुत ही दुखपूर्ण भाव से कहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं अपनी खुशी से तो जा नहीं रही हूँ, जाना पड़ता है इसलिए जा रही हूँ। यह कहते कहते मारे लज्जा के उसका चेहरा लाल हो गया।
जितना उसे कहना चाहिए था शायद उससे ज्यादा वह कह गई थी। मोहब्बत में भी शतरंज की सी चालें होती हैं। अमृत ने उसके तरफ देखा कि मानो वह इस बात की जांच करना चाहता है कि इन शब्दों में कुछ अर्थ भी है या नहीं। क्या अच्छा होता है कि उसकी आंखों में आर पार देखने की शक्ति होती। इस तरह तो सभी लड़कियां निराश भाव से बातें करती हैं, मानो ब्याह होते ही उनकी जान पर आ बनेगी। मगर सभी लड़कियां एक न एक दिन अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहनकर और पालकी में बैठकर चली जाती हैं। इन बातों से उनको कोई संतोष नहीं हुआ। फिर डरते डरते बोला, तब तुम्हें मेरी याद क्यों आएगी? उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे ऐसी शर्मिंदगी हुई कि जी चाहा कि कमरे से बाहर भाग जाऊं। पूर्णिमा की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई, कहीं वह समझ न गई हो। पूर्णिमा ने सिर झुकाकर मानो अपने दिल से कहा, तुम मुझे इतना निर्मोही समझते हो? मैं बेकसूर हूँ, मुझसे रूठते हो। तुम्हें इस समय मेरे साथ सहानुभूति होनी चाहिए थी। तुम्हें उचित था कि तुम मुझे ढांढस देते और तुम मुझे से तने बैठे हो। तुम ही बतलाओ कि मेरे लिए और कौन सा दूसरा रास्ता है। जो मेरे अपने हैं वही मुझे गैर के घर भेज रहे हैं। वहां मुझ पर क्या बीतेगी, मेरी क्या हालत होगी। क्या यही गम मेरी जान ले लेने के लिए काफी नहीं है, जो तुम उसमें अपना गुस्सा भी मिला देते हो। उसका गला फिर भर आया। आज पूर्णिमा को इस प्रकार दुखी और उदास देखकर अमृत को विश्वास हो गया कि इसके अंदर भी एक छिपी हुई वेदना है। उसको ओछापन और स्वार्थपरता मानो कालिक बनकर उसके चेहरे पर चमकने लगी। पूर्णिमा के इन शब्दों में पूरी सत्यता थी और साथ ही कितनी फटकार, कितनी अपमान भी भरा हुआ था। जो पराये हो उनसे शिकायत ही क्यों करे? अवश्य ही ऐसी अवस्था में उसे पूर्णिमा को ढांढस दिलाना चाहिए था। यह उसका कर्तव्य उसे बहुत प्रसन्नता के साथ पूरा करना चाहिए था। पूर्णिमा ने प्रेम का एक नया आदर्श उसके सामने रख दिया था और उसका बीवी इस आदर्श से बचकर नहीं निकलने देता था। इसमें संदेह नहीं है कि प्रेम भी कभी एक स्वार्थ त्याग और परंतु बहुत बड़ा और जिगर को जलाने वाला है। उसने लज्जित होकर कहा, माफ करो पूर्णिमा, मेरी भूल थी, बल्कि बेवकूफी थी। पहला पाठ समाप्त हुआ, अब दूसरा भाग पढ़ेंगे।